कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में आज एक और बड़े खुलासे का दिन है। हम पिछले 2 दिनों से इस केस में हर रोज ऐसे सबूत आपके सामने रख रहे हैं जिनसे कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और आज हम आपको कठुआ मामले की 3 बड़ी गवाहियां दिखाने वाले हैं। ये गवाहियां विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले उन छात्रों की हैं जो उसके साथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रहते थे। और इन तीनों लड़कों के बयान सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कश्मीर क्राइम ब्रांच ने इस केस की कहानी रची और कैसे मारपीट करके उनसे ये बयान दर्ज करवाए गए। लेकिन इन गवाहियों को दिखाने से पहले आपको पिछले 2 दिनों का एक रिकैप दिखाना जरूरी है। आपके लिए समझना जरूरी है कि अभी तक हमने आपको क्या दिखाया, तभी आप इन 3 गवाहियों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। हमने आपको 2 सीसीटीवी वीडियोस दिखाए हैं। ये 2 तस्वीरें 12 जनवरी 2018 और 15 जनवरी 2018 की हैं। इन दोनों तस्वीरों में इस केस के मुख्य आरोपियों में से एक विशाल जंगोत्रा दिख रहा है। सोमवार को हमने आपको 15 जनवरी 2018 का वीडियो दिखाया था। यह वीडियो मुजफ्फरनगर के पास मीरापुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अंदर का था। इस एटीएम के अंदर विशाल जंगोत्रा 3:03 से 3:07 तक मौजूद था 15 जनवरी को। और इस दौरान विशाल ने इस एटीएम से 1000 रुपए निकाले थे। 500 रुपए उसने एटीएम के अंदर मौजूद एक लड़के को दिए और 500 रुपए उसने अपने पास रख लिए, अपने पर्स में रख लिए। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक विशाल जंगोत्रा 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक कठुआ में पीड़ित लड़की की लाश को ठिकाने लगा रहा था। इसलिए हमने ये सवाल उठाया था कि एक ही व्यक्ति एक ही दिन में 2 जगह कैसे मौजूद हो सकता है। और इन दोनों जगहों की जो दूरी है वो है 570 किलोमीटर, जिसे अगर सड़क के रास्ते तय किया जाए तो लगभग 10 घंटे का समय लगेगा और अगर ट्रेन से भी जाएं तो भी 7-8 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। विशाल जंगोत्रा अगर मुजफ्फरनगर में था तो फिर क्राइम ब्रांच ने उसे अपनी चार्जशीट में कठुआ में मौजूद क्यों दिखाया। हमने आपको वो बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई थी जिसमें यह साफ लिखा है कि 15 जनवरी को मीरापुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 1000 रुपए इस बैंक अकाउंट से निकाले गए थे। यह बैंक अकाउंट विशाल जंगोत्रा की बहन मोनिका शर्मा का है और मोनिका ने अपना डेबिट कार्ड अपने भाई विशाल को दिया हुआ था क्योंकि बैंक में विशाल का अकाउंट नहीं था, क्योंकि उसके पास पैन कार्ड नहीं है। इसलिए वो अपनी बहन के अकाउंट को ही ऑपरेट करता था और उसी से पैसा निकालता था। इसके बाद हमने कल यानी मंगलवार को 3 और सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाए थे। ये वीडियो 12 जनवरी 2018 के थे और ये वीडियोस मीरापुर के कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम के थे। इन तीनों ही वीडियोस में विशाल जंगोत्रा दिख रहा था। 3:47 से 3:48 तक विशाल जंगोत्रा मीरापुर के इस एटीएम में मौजूद था। विशाल ने यहां से पैसे निकालने की कोशिश की थी लेकिन पैसे नहीं निकले और इसके बाद इस खाते से 9 रुपए 44 पैसे काट लिए गए और उस खाते में सिर्फ 75 रुपए 32 पैसे बाकी रह गए। ये जो 9 रुपए कटे थे ये सरचार्ज थे, सरचार्ज का पैसा था। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में यह लिखा हुआ है कि विशाल जंगोत्रा 12 जनवरी की सुबह 6 बजे कठुआ पहुंच गया था। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक इसके बाद विशाल जंगोत्रा ने बच्ची के साथ 13 जनवरी को रेप किया, फिर बच्ची की हत्या करके और उसके शव को जंगल में फेंकने के बाद विशाल जंगोत्रा 15 जनवरी को शाम 4 बजे के बाद कठुआ से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुआ और इसके बाद वो वापस मीरापुर आ गया। ये जो चार्जशीट की हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में है वो चार्जशीट। ये कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन ये दोनों ही वीडियो ये बता रहे हैं कि विशाल जंगोत्रा 12 जनवरी और 15 जनवरी को मीरापुर में ही मौजूद था। हम 13 जनवरी और 14 जनवरी की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इन 2 दिनों के सबूत नहीं हैं। लेकिन हमारे पास ये सबूत जरूर हैं जो ये बताते हैं कि 12 और 15 जनवरी को कम से कम विशाल जंगोत्रा कठुआ में मौजूद नहीं था।
लेकिन ये चार्जशीट कहती है कि 12 और 15 जनवरी को विशाल कठुआ में ही मौजूद था। ये अब तक के 2 बड़े खुलासे हैं और इन्होंने कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो अब तक की कहानी थी। हमारे इन 2 वीडियोस से यह बात साफ हो गई है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसकी चार्जशीट में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो सही नहीं है, ठीक नहीं लगती। और इसी कड़ी में हमारा आज का खुलासा और भी ज्यादा बड़ा है। हम तो ये कहेंगे कि यह खुलासा सबसे बड़ा है। आज हम आपको विशाल के साथ पढ़ने वाले 3 छात्रों की गवाहियां सुनवाएंगे। इन तीनों के नाम हैं नीरज शर्मा, सचिन शर्मा और साहिल शर्मा। ये तीनों विशाल जंगोत्रा के साथ मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे और तीनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। इन तीनों से हमारे संवाददाता राजू केरनी ने बातचीत की है और इस बातचीत में इन तीनों लड़कों ने कश्मीर क्राइम ब्रांच पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इन तीनों ने आरोप लगाया है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती ये कबूल करवाने की कोशिश की कि 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक विशाल जंगोत्रा मीरापुर में नहीं था बल्कि कठुआ में था। जब पहली बार इन लड़कों से पूछताछ हुई तो तीनों ने क्राइम ब्रांच को यह बताया कि विशाल उन्हीं के साथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद था, वो कठुआ में इस दौरान नहीं था। इसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इन लड़कों के साथ मारपीट की। पीड़ित लड़कों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने उन्हें 13 से 14 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा, उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी। इन युवकों के मुताबिक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उन पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद इन तीनों ने क्राइम ब्रांच के सामने वो सब कुछ स्वीकार कर लिया जो वो चाहती थी। आरोपों के मुताबिक जब इन लड़कों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को यह बताया कि विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर के खतौली में परीक्षा दे रहा था, तो फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने सचिन शर्मा से यह कहा कि वो विशाल जंगोत्रा के फर्जी सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस करे। अब सवाल यह है कि फर्जी साइन करने की प्रैक्टिस इस लड़के से क्यों करवाई जा रही थी? आखिर क्राइम ब्रांच का मकसद क्या था? इन तीनों लड़कों ने यह बात दावे के साथ कही है कि विशाल जंगोत्रा घटना के दौरान मीरापुर छोड़कर कहीं और नहीं गया था, वो मुजफ्फरनगर में अपनी परीक्षा दे रहा था क्योंकि उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी। इसके अलावा इन लड़कों ने 16 जनवरी के एक फोटो का जिक्र भी किया है। इन लड़कों के मुताबिक यह तस्वीर 16 जनवरी को ली गई थी जो इस समय आप देख रहे हैं, और इस तस्वीर में विशाल जंगोत्रा मौजूद है। इस तस्वीर में ये लड़के अपने मकान मालिक के घर पर बैठे हैं जहां एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। क्राइम ब्रांच के सामने तो इन लड़कों ने वो सब स्वीकार कर लिया जो वो चाहती थी, क्योंकि इन्हें टॉर्चर किया गया, इनसे जबरदस्ती वो कबूल करवाया गया, क्योंकि इन्हें धमकी दी गई थी कि इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान हुआ, इन तीनों ने अपना बयान बदल दिया। मजिस्ट्रेट के सामने इन लड़कों ने सीआरपीसी की धारा 164A के तहत बयान दर्ज करवाया था। जब किसी मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया जाता है तो उसे 164A का बयान कहते हैं। हमारे पास मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी है, जिसे आज हम आपको आगे दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि 164A के बयान में इन लड़कों ने क्या कहा है। आपको बता दें कि 164A के बयान का महत्व क्या होता है। बहुत बार पुलिस जब लोगों को हिरासत में लेती है तो कई बार टॉर्चर करके या दबाव डालकर वो लोगों से, किसी से भी जो उसकी हिरासत में होता है, दबाव डालकर कोई भी बयान ले लेती है। लेकिन 164A का बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि अगर पुलिस ने अपनी हिरासत में किसी से कोई बयान जबरदस्ती ले लिया है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान सही रूप से दे सकता है, अपना बयान बदल भी सकता है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ही मान्य होता है। कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में सचिन शर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह है। सचिन शर्मा जम्मू का निवासी है। वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में आरोपी विशाल जंगोत्रा के साथ एक ही घर में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक कठुआ में 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 8 वर्ष की बच्ची का गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या हुई।
इन तारीखों के बीच सचिन शर्मा मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद था और उसने मुजफ्फरनगर में परीक्षा भी दी थी। ये परीक्षाएं 9, 11, 12 और 15 जनवरी को हुई थी। इस मामले में सचिन शर्मा का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मुजफ्फरनगर में विशाल जंगोत्रा के साथ एक ही घर में किराए पर रहता था। सचिन शर्मा इस बात को सत्यापित कर सकता है कि कठुआ में जब वारदात हुई तब विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर में उसी घर में उसके साथ था या नहीं। इसलिए यह गवाह बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन शर्मा ने जी न्यूज को बताया कि 19 मार्च 2018 को क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद 31 मार्च 2018 को सचिन शर्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164A के तहत बयान दिया। किसी भी केस में मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बयान की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास मौजूद है और हमने इसे पढ़ा है और हमारी टीम ने सचिन शर्मा से बातचीत भी की है, जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम सचिन शर्मा के इस बयान के मुख्य बिंदु आपको बताना चाहते हैं। इस बयान में सचिन शर्मा यह कह रहा है कि आरोपी विशाल जंगोत्रा 9 जनवरी 2018 से लेकर 18 जनवरी 2018 तक मुजफ्फरनगर में ही मौजूद था। यानी 9 से 18 जनवरी तक विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर छोड़कर नहीं गया। यानी सचिन शर्मा का बयान कश्मीर क्राइम ब्रांच के दावे से मेल नहीं खाता। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक विशाल जंगोत्रा 12 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक कठुआ में मौजूद था। सचिन शर्मा के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने अपना मनचाहा बयान दिलवाने के लिए सचिन शर्मा के साथ मारपीट की। सचिन शर्मा को टॉर्चर करके उस पर दबाव बनाया गया ताकि वो ये कहे कि विशाल जंगोत्रा अपना मोबाइल फोन उसे देकर कठुआ चला गया था। अब यहां ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी से आप इसे नोट करके रख लीजिए कि पुलिस सचिन शर्मा से ये क्यों कह रही है कि वो ये कहे कि विशाल जंगोत्रा अपना मोबाइल फोन उसके पास मुजफ्फरनगर छोड़कर चला गया था। इस पर हम दोबारा लौटेंगे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में सचिन शर्मा ने यह कहा कि मारपीट के जरिए उस पर बार बार यह दबाव डाला गया कि वो विशाल जंगोत्रा के फर्जी हस्ताक्षर करे। हमारे संवाददाता राजू केरनी ने सचिन शर्मा से बातचीत की। इस इंटरव्यू में सचिन शर्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने कही गई बातें एक बार फिर से दोहराई हैं और आप सबको सचिन शर्मा का यह बयान ध्यान से सुनना चाहिए। सचिन, आप बताइए कि क्या ये जो घटनाक्रम किस तरीके से आपको याद है? सर, मैं 19 को मुझे बुलाया था, तो 19 को मैं 3:30 वहाँ पहुँचा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 11 तारीख को विशाल कहाँ पे था। तो मैंने उनको सीधे बताया कि विशाल हमारे साथ ही था। वो कहते कि नहीं, वो रसाना गांव में आया था। तो मैं नहीं माना। कम से कम डेढ़ घंटे तक उन्होंने मेरे से पूछा मेरे से, मैं नहीं मान रहा था। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि विशाल को तो हमने बहुत मारा है, उसको मार के हमें मुर्गा बना दिया है। चल एक काम करते हैं कि उसको हम तेरे सामने लेके आते हैं। वो मेरे सामने लेके आए पहले उसके, फिर वो मुझे हाथ जोड़े ऐसे। उसने कहा कि सचिन मान कि मैंने तुझे अपने फ़ोन दिए थे और मैं वहाँ पे आया था। मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो कहते हैं कि चल इसको बाहर लेके जा। फिर विशाल बाहर आया। वो मुझे कहता है कि ये मुझे बड़ा मार रहे हैं, तू मान जा ऐसे। फिर से मुझे अंदर बुलाया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि अब तो क्या बोल रहा है कि उसने तुझे फ़ोन दिए थे कि नहीं दिए थे। मैं तब भी नहीं माना। फिर उन्होंने एक मेल ऑफिसर था वहाँ पे, उसने मेरे को कम से कम भी 7-8 चांटे मारे और यहाँ पे घुटनों पे उसे टांगे मारी मुझे कम से कम 3-4 बार। फिर जैसे वो कहते से नहीं मानेगा इसको, वो लंबी स्टिक लेके आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये इससे मानेगा। जैसे फिर उन्होंने इतना प्रेशर किया मेरे पे कि मैं वो जो उन्होंने कहा था वो मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं मानता है तो उसको यहाँ पर रखो, रात के लिए इसको मारेंगे, दिखाएंगे फिर क्या क्या होता है। फिर मैं डर गया। फिर जो वो कहते थे मैं वो बोलता गया। फिर क्या उन्होंने कहा आपको, क्या आपको कहा और आपने क्या क्या किया? उन्होंने कहा कि 11 को विशाल वहाँ पे नहीं था और वो जो फ़ोन थे वो तुझे दे के गया था वहाँ के। जो उसके कौन सा फ़ोन? वो एक उसका ओप्पो का फ़ोन था, दूसरा छोटा सा कोई फ़ोन था, नाम नहीं मालूम। फिर वो मुझे फ़ोन नहीं दे के गया था। किस लिए क्राइम ब्रांच वाले किस लिए कह रहे थे कि फ़ोन आपको देना है? ये मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि तू उसका फ़ोन वहाँ पे यूज़ कर रहा था,
पर मैं उसके फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, मेरे पास अपने फ़ोन है, मैं वही यूज़ करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट दिन फिर से बुलाया, फिर मैं देखा भी जे भी आए, मेरे दोस्त भी आए थे, नीरज और साहिल भी आए थे। उनसे यही कहानी कि वो आपका फ़ोन देखे क्या था। फिर क्या हुआ कि उसी दिन वो मुझे कहते कि मैंने कहा था ना कि आप वहाँ जाके उसकी अटेंडेंस शीट देख लीजिए, वहाँ पे उसके साइन होंगे। तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि वो अटेंडेंस क्या चक्कर है। तो उन्हें कहते कि तूने उसके साइन किए थे, मुझे कहते वो। फिर इरफान बानी आता है, वो कहता है कि मैडम ये एक लड़का इतना काम नहीं कर सकता, तीनों ने किए होगे मिलजुल के, हमें बाहर भेज दिए हैं, चलो पहले सलाह करके आओ। हम नहीं माने कि क्या क्या बात हुई थी। फिर हमें पेड़ में लेके गए, वहाँ पे उन्हें पट्टे से मारा, पौना घंटा तक हमें मारते रहे कि मानो मानो। मैं तो वो कहती है अपने स्टेटमेंट चेंज मत करना, जो हमने कल कही थी वही आज करनी है। फिर मैंने वही बोला, इसने वही बोला, साहिल ने फिर वही बोला। फिर क्या कहते, फिर डीएसपी मैडम हमसे साइन की प्रैक्टिस करवाई। क्या कहते हैं कि उसके पहले मुझे वो कहते हैं कि चल उसके साइन कर, उसका नाम लिख। मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, वो मुझे मारते थे कि आपने डीएसपी मैडम को पूछा कि आपने क्यों ये साइन मेरे से ऐसे करवा रहे हो विशाल के? हाँ, वो कहते कि तूने की है, मारते थे। क्यों सर, वो बड़ा मारते थे मुझे वहाँ पे ऐसे। वो कहते कि जिस दिन मेरे बयान होने थे ना, उन्होंने मुझे पता क्या कहा कि वहाँ पे लड़का आया, उससे कहते कि सर ये लड़का नहीं मान रहा है हमारी बात। कहते कि जो इनमें से फिट है ना उससे मारो, उससे करंट दो। जिस दिन मेरे बयान होने थे सर, मैं इतना डर गया था। क्या करो उसको? इसको मारो, इसको करंट दो। हाँ सर, इतना डर गया था मैं मजबूर हो गया सर उनकी वो बात बोलने के लिए। इतना वो प्राशत मैं को बता नहीं सकता सर क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ। विशाल, आप कहते हो कि विशाल, दोनों आप कह रहे हो कि विशाल जो है इतने दिन जो है 10 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक जो है आपके साथ ही था, वहाँ पे 18 जनवरी तक आपके साथ ही था। तो इस दौरान आप लोगों ने एटीएम भी गए हो गए, आप लोग लोहड़ी का त्यौहार भी आया, मकर संक्रांति का त्यौहार होया, तो क्या कोई यादें हैं कि किस तरीके से मनाया कि आप उस समय विशाल कोई तनाव में था? लोहड़ी वाले दिन वो मकान मालिक के साथ हमने लोहड़ी मनाई थी। उसने खुद कहा कि विशाल हमारे साथ आया 13-14 को, वो कैसे कह रहे हैं। फिर मकान मालिक जो है ना, जो उसकी हमारे जिसका हम रेंट रहते थे, सुमन शर्मा, उसका बर्थडे था सर। उसने 14 जनवरी को, उसने हमें 14 जनवरी उसका बर्थडे था। विशाल ने खुद कहा था कि आप हमें कुछ पार्टी दोगे। वो कहते कि मैं पार्टी वोटी नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दे दूँगी खाने के लिए। फिर उन्होंने मूंगफली रेवड़ी वो हमें दिया था खाने के लिए। हमें ये भी याद है सर। 16 को उनका बर्थडे था, उनकी बेटी का, वो वहीं पे था सर। फ़ोटो है हमारे पास उनकी, वो वहीं पे था। वो कहते हैं कि विशाल वहाँ पे आया था, वो सर नहीं आया था। विशाल वहीं पे था हमारे साथ। आप कहते हो कि विशाल आपके साथ ही था? जी सर, हमारे साथ ही था विशाल। सर मार के उन्होंने साइन में से प्रैक्टिस करवाई थी। बी ऐसे डालना, बी जो डीएसपी मैडम थी कि बी वो ऐसे डालता था, वो खुद ही लिखते थे कि बी ऐसे डालना है, आई ऐसे डालना है, एस को ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे से कहते थे। फिर मेरे से कम 60 पेज पहले प्रैक्टिस करवाई बी लिखने के लिए, आई लिखने के लिए। अगर आप नहीं लिखने के लिए कहते तो फिर? सब मारते थे सर, बहुत मारते थे, पट्टे से मारते थे, चांटे मारते थे। सर, तुझे 7 साल के लिए अंदर करेंगे, ऐसे से बोलते थे। तुझे पढ़ने नहीं देंगे, ऐसे गंदी गाली यूज़ करते थे सर हमें। वहाँ पे डीएसपी था, वो हमें गंदी गाली निकालता था। आप ड्रग्स लेते हो, आपने पेपर नहीं दिए, ऐसे ऐसे सर बोलते हैं। आप भी ड्रग्स लेते हो, हमें गंदी गाली निकालते थे। सही तीनों नशे करते हैं, ऐसे सर वो गए। कितना आपको वो जो समय, जब वो टाइम याद करते हैं तो कितना आपको डर लगता है अभी भी? सर डर लगता है सर, रात को सोच सकते हैं हम सर, इतना है। हम वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहे, हमारा सेमेस्टर पूरा बर्बाद हो गया, 1 साल पूरा बर्बाद हुआ हमारा। क्या पुलिस के अब भी संदेश आपको आता है? जी सर, वो नोटिस भेजते हैं हमें कि आओ आओ आओ, कोई कहानी नहीं बनाएंगे, फिर से फंसाएंगे हमें। ये 2 लड़कों के बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अभी आपने सुने। इसमें 2 बड़ी बातें हैं, एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। ये जो लड़का है, इस लड़के ने ये कहा कि पुलिस इस पर यह दबाव डाल रही थी कि वो इस बात को स्वीकार करे, ये कबूल करे कि विशाल जंगोत्रा अपना मोबाइल फोन इसके पास मुजफ्फरनगर में छोड़ कर गया था और ये विशाल जंगोत्रा का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी बात जो पुलिस ने कही इससे वो ये कि वो विशाल जंगोत्रा के फर्जी साइन करने की प्रैक्टिस करे और बाद में ये बोले कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर में विशाल ने इम्तिहान दिया वहां ये उसके फर्जी साइन करके आया है। ये दोनों बातें कबूल करने के लिए इस पर दबाव डाला गया। दूसरी बात, हमने इन दोनों लड़कों का इंटरव्यू किसी बंद कमरे में नहीं किया है, सड़क पर खुले में बहुत सारे लोगों के सामने ये इंटरव्यू किया है। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ये लड़के कह रहे हैं ये बात सत्य होगी और यही बात ये मजिस्ट्रेट के सामने भी कह चुके हैं। इस बयान में
सबसे महत्वपूर्ण बात CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। आपने ये सुना होगा कि क्राइम ब्रांच विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले छात्रों पर यह कबूल करने का दबाव बना रही है कि विशाल ने कठुआ जाने से पहले अपने मोबाइल फोन, 2 मोबाइल फोन इन लड़कों को दे दिए थे, वहीं छोड़ दिए थे। अब सवाल यह है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी ऐसा क्यों चाहते थे, और इसका जवाब हम आपको बताते हैं। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में यह लिखा हुआ है कि उसने जांच के दौरान सभी आरोपियों के मोबाइल फोन्स की कॉल डिटेल्स निकाल ली हैं और इनसे यह पता चलता है कि सभी आरोपियों की लोकेशन घटना स्थल के आसपास ही थी, यानी कठुआ के आसपास थी। लेकिन जब विशाल जंगोत्रा की लोकेशन कठुआ की बजाय मीरापुर में मिलती है तो इसका जवाब क्राइम ब्रांच के पास तैयार रहना चाहिए था। इसलिए क्राइम ब्रांच ने इन लड़कों को यह बयान देने पर मजबूर किया कि विशाल ने अपने दोनों फोन मीरापुर में ही इन छात्रों के पास छोड़ दिए थे। विशाल खुद तो कठुआ में मौजूद था, लेकिन उसका फोन मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद था और इसीलिए उसके फोन की जो लोकेशन है वो कठुआ से अलग मुजफ्फरनगर में आ रही है। चार्जशीट के 2 सेंटेंस आपको पढ़कर सुनाता हूं। क्राइम ब्रांच ने लिखा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन call details of mobile phones used by the accused persons were obtained from concerned quarters. The CDRs obtained have prima facie established the individual and common locations of all the accused in and around the scene of crime on crucial dates of occurrence. ऐसा इसमें लिखा है। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि सारे अक्यूज्ड के कॉल डिटेल CDR ले लिए गए हैं और वो इस बात को एस्टेब्लिश करते हैं कि इन सब की लोकेशन क्राइम सीन के आसपास ही है। अब इसमें से अगर विशाल जंगोत्रा की लोकेशन मोबाइल फोन की कुछ और दिखा रही है तो ये बहुत बड़ा लूप होल माना जाएगा और इसी लूप होल को भरने के लिए क्राइम ब्रांच ने उसके साथ पढ़ने वाले 3 लड़कों को उठा लिया और उनसे ये कहा कि वो कबूल करें कि मोबाइल फोन उनके पास था। उससे ये कहानी सच्ची लगने लगेगी। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले छात्र सचिन शर्मा का यह बयान आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। क्या क्या उन्होंने कहा आपको, क्या क्या आपको कहा और आपने क्या क्या किया? उन्होंने कहा कि 11 को विशाल वहाँ पे नहीं था और वो जो फ़ोन थे वो तुझे दे के गया था वहाँ के, जो उसके कौन सा फोन? वो एक उसका ओप्पो का फ़ोन था, दूसरा छोटा सा कोई फ़ोन था, नाम नहीं मालूम। फिर वो मुझे फ़ोन नहीं दे के गया था। किस लिए क्राइम ब्रांच वाले किस लिए कह रहे थे कि फ़ोन आपको देना है? ये मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि तू उसका फ़ोन वहाँ पे यूज़ कर रहा था, पर मैं उसके फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। मेरे पास अपने फ़ोन है, मैं वही यूज़ करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट दिन फिर से बुलाया। फिर मैं देखा भी जे भी आए, मेरे दोस्त भी आए थे, नीरज और साहिल भी आए थे। उनसे यही कहानी कि वो आपका फ़ोन देखे क्या था। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के जिस मकान में विशाल जंगोत्रा और ये छात्र रहते थे उसकी मकान मालकिन की बात भी आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। आपने देखा होगा अपने इस बयान में इन छात्रों ने अपनी मकान मालकिन, जिनका नाम सुमन शर्मा है, सुमन शर्मा के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि सुमन शर्मा का बीच में 14 तारीख को उनके घर में जन्मदिन था। उन्होंने विशाल ने उनसे 16 तारीख को उनका जन्मदिन था। विशाल ने उनसे पार्टी देने के लिए कहा था और इस दौरान विशाल वहीं पर मौजूद था, यानी मीरापुर के उस मकान में ही मौजूद था। इन तीनों की गवाही आपने सुन ली, लेकिन हमने सुमन शर्मा से भी बात की और ये जानना चाहा कि ये जो लड़के कह रहे हैं और सुमन शर्मा जो गवाही दे रही है वो मेल खाती हैं या नहीं। अब सुनिए सुमन शर्मा की गवाही, जिनके घर में विशाल जंगोत्रा और ये तीनों छात्र किराए पर रहते हैं। आपको ये तारीख याद कैसे है? मैं बताऊंगी कि मैं जिन में बैठे थे, मैं पूजा करके रोज पानी देने जाती हूँ जल भगवान जी को। तो ये तीनों बैठे थे। इन्होंने कहा आंटी आज तो आप क्या कर रही हो? मैं कहा क्यों बेटे क्या हुआ? कहने लगे कि आज लोहड़ी का दिन है, हम लोग तो मूंगफली और पतासे वगैरह खाते हैं, हमारे इधर होता है रेवड़ी का त्योहार। हमने कहा भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम लोहड़ी नहीं मनाते। तो कहने लगे, मैंने कहा भाई तुम्हें लोहड़ी का त्योहार मनाना तो पास में मंदिर है, राम मंदिर चले जाओ, वहाँ जाके आप ये काम कर सकते हो और कल खिलाऊंगी मैं तुम्हें रेवड़ी, कल मेरा जन्मदिन है। फिर मैं अगले दिन सुबह ही गई, तो फिर मेरा जन्मदिन था। तो मैंने विशाल से क्या तारीख थी? 14 तारीख, 14 मकर संक्रांति जनवरी। हाँ जी। मैं सुबह ही गई पानी देने जल को, तो ये फिर सब उठ के आए, पेस्ट कर रहे थे। कह रहे आंटी हैप्पी बर्थडे, आज आपका जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ भाई है। आंटी आज तो आप दावत दे रही हो?
तो हम खाना ना बनाए? मैं कहा नहीं भाई, मैं तो जन्मदिन मनाती ही नहीं। कहने क्यों? मैंने कहा ना भैया, मैं तो वैसे ही आपको जो खिलाना होगा ले आओगे। तो मैं थाली में फिर इनके लिए रेवड़ी और मूंगफली लेके गई और सारे बच्चों को अपने हाथ से दे के आई। तो इन्होंने विशाल ने कहा कि गिफ्ट भी तो देना है आंटी को। फिर उन्होंने छत में धूप पे चले गए, तो इनने विशाल ने अपनी चैन निकाल के मुझे दे दी। वो चैन चांदी की विशाल आज भी गले में पहन रहा है। जब पुलिस आई थी तब उसके गले में पड़ी हुई थी। अब पड़ी हुई थी। हाँ, पड़ी हुई थी। 5 तोले की चैन है उसके गले में। वो अच्छा, एक फोटो आपने हमें दिखाया, वो फोटो कब का है और वो क्या तारीख है और क्या मौका था? 16 जनवरी को मेरी पोती का जन्मदिन होता है। उस दिन मैंने सभी को दावत दी थी। जो मेरे घर में बच्चे थे, जितने भी किराएदार थे, सबसे कहा भी आज तुम्हारा खाना है, क्योंकि बच्चों का जन्मदिन है। तो मेरी बेटी के जो बच्चे के हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे और वो लोग भी मेरे घर में आए हुए थे केक के टाइम शाम को। तो ये एक और बड़ी गवाही हमने आपको सुनाई, जो इन सारे छात्रों की मकान मालकिन है सुमन शर्मा। वो भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये जो लड़का है विशाल, ये उस दौरान वहीं था। सचिन के अलावा नीरज शर्मा भी मुजफ्फरनगर के मीरापुर में विशाल जंगोत्रा के साथ उसी घर में किराए पर रहता था। नीरज शर्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 ए के तहत जो बयान दिया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको जानने चाहिए। नीरज शर्मा के मुताबिक विशाल जंगोत्रा 6 जनवरी 2018 को कठुआ से गया और 7 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मीरापुर पहुंचा। नीरज शर्मा ने विशाल के साथ 9 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2018 तक मुजफ्फरनगर में परीक्षाएं दी थी। नीरज शर्मा के मुताबिक घटना के लगभग 2 महीने बाद 12 मार्च 2018 की सुबह कश्मीर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पूछताछ के नाम पर उसे परेशान किया। अपना मनचाहा बयान दिलवाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम के एक अधिकारी अरफान ने उसकी पिटाई की। नीरज शर्मा के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम उससे विशाल जंगोत्रा के फर्जी हस्ताक्षर करने की प्रैक्टिस करवाती थी। यानी इस छात्र से भी विशाल के फर्जी साइन करने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया। जी न्यूज ने नीरज शर्मा से भी बात की। नीरज शर्मा ने वही बातें दोहराई हैं जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने कही थी। पहले नीरज आप बताइए कि क्या हुआ इन सब दिनों में वहाँ पे? क्या विशाल आपके साथ था वहाँ पे? अब पूरी बात जो है, जो भी आपको याद है, जिस तरीके से भी आप बता दीजिए। जी सर, अब विशाल यहाँ से 6 को गया था, 7 को वहाँ पे पहुँचा था और 9 तारीख को हमारा पहला पेपर था, 10 को हम छुट्टी थी, 11 को विशाल हमारे साथ था, पेपर देने गया, पेपर दे के आए, शाम को हमारे साथ था। 12 तारीख को पेपर था, वापस हमारे साथ गया, वापस हमारे साथ गया, पेपर देने गया, वो गया आया हमारे साथ। तो 13-14 को छुट्टी थी हमें, तो 15 तारीख को विशाल हमारे साथ पेपर देने गया और पेपर दे के आया। तो इन दोनों में विशाल वहीं भी था। इस दौरान विशाल जो है, जो आप क्षेत्रीय को वहाँ पे कह रहे हो पहुँचे हो, विशाल 6 तारीख को, विशाल और साहिल 6 को और 7 को वहाँ पे पहुँचे थे। 6 को यहाँ से गया था, 7 को वहाँ पे पहुँचा था। आप पहले से ही वहाँ पे पहुँचे थे या आप बाद में आए? मैं और सचिन पहले चल गए थे। तो विशाल इस दौरान वहाँ से वापस आया था यहाँ पे कठुआ में? नहीं सर, विशाल उधर ही था हमारे साथ पेपर दिए उसने। आप बताइए कि जब आप यहाँ पे आए, किस तारीख को आप यहाँ पे आए और उसके बाद जो है क्या घटनाक्रम घटे, क्या हुआ? मैं आया यहाँ पे 10 तारीख को, वहाँ से चला 11 फरवरी को यहाँ पे पहुँच गया फरवरी को। तो फिर देखा ऐसे मतलब ये कांड हो गया, तो फिर मतलब ये जो विशाल इनको झूठा फंसा रहे हैं जो सभी, पता नहीं, ऐसे मैंने पेपर भी देखा था कि CBI जांच कराओ ऐसे वगैरह वगैरह। तो फिर क्राइम ब्रांच ने आपको कब बुलाया? मुझे बुलाया 20 तारीख को, 20 मार्च को। तो कहते हैं कि विशाल वहाँ पे नहीं था। तो विशाल हमारे साथ ही, हमें मार मार के मनाया उन्होंने कि विशाल वहाँ पे था। 20 मार्च को आपको बुलाया? जी। विशाल आपके साथ था उस समय? विशाल उनके बाद क्राइम ब्रांच को उन्होंने पकड़ लिया था उसको, विशाल को। विशाल उस समय आपके सामने था? विशाल हमें हमारे सामने बाद में बुलाया विशाल को, जब उसको मतलब अरेस्ट कर लिया था उन्होंने। आपको 20 मार्च को बुलाया तो क्या कहा आपसे, क्या पूछताछ की? ये पूछता कि मैंने, वो कहते हैं विशाल ने पेपर दिए, मैंने बोला पहले कहा कि विशाल ने पेपर दिए, फिर उन्होंने मुझे मारा। कहते ये मान ले कि विशाल वहाँ पे नहीं था, पेपर नहीं दिए उसने। पहले हमें बुलाया, कहते विशाल जहाँ से 14 को वहाँ से 11 को आ गया था, 14 को वहाँ पे पहुँच गया, 15 को 14 से वहाँ पे यहाँ से 14 को यहाँ से चला गया था, 15 को वहाँ पे पहुँच गया। तो फिर दूसरी छुट्टी थी, तीसरी ने वापस बुलाया, फिर कहते विशाल 17 को आया, फिर 18 को, मतलब ये 17 से यहाँ से गया, 18 को वहाँ पे पहुँच गया। फिर एक दिन फिर हमें कहते थे कि उसके अटेंडेंस शीट पे आपने साइन किए,
ऐसे ऐसे हमें मनाते थे रोज। वो कहते विशाल को आपने, फिर एक दिन गया, फिर हमने 16 तारीख को उन्होंने फ़ोटो देख ली बर्थडे की, फिर कहते विशाल यहाँ से 15 तारीख से गया, 16 तारीख को वहाँ पे पहुँच गया। कौन कौन से पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, किसी की कोई पहचान है आपको? एक इरफान था, एक डीएसपी था, एक मैडम थी वहाँ पे शताब्दी, पता नहीं क्या उनका नाम नहीं पता, तो फिर एक एसपी थे, मतलब ये सभी थे वो जो क्राइम ब्रांच वाले। कहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले आपको लेके गए थे? पहले तो उन्होंने क्या बोलते वो जो 530 है उनका क्राइम ब्रांच वालों का जो ऑफिस, तो फिर हमें वहाँ पे मान नहीं रहे थे, तो फिर जाके 20 तारीख को हम मान नहीं रहे थे कि विशाल हमारे साथ नहीं था। फिर उन्होंने हमें प्रेयर थाने में जाके पट्टे से मारा कि भाई ये मानो कि विशाल यहाँ पे आया था, हमें मार मान के बनाया उन्होंने। कि फिर हमने उनके सामने मान के जब जज साहब के हमने बयान हुए तो हमने सच बोल दिया कि हमारे विशाल हमारे साथ है। कितने दिन आपको क्राइम ब्रांच ने अपने अरेस्ट में रखा, अपनी डिटेंशन में रखा, और किस तरीके से आपको वो टॉर्चर किया करते थे? 13-14 दिन रोज़। अभी भी बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं कि आओ वापस आओ। हमारे एक बार बयान हो गया, हमें पता नहीं क्यों वापस बुला रहे हैं, हमें वापस नई कहानी में फंसा देंगे वो, इसलिए वापस बुला रहे हैं। आपको टॉर्चर करते थे? किस तरह से टॉर्चर करते थे आपको? मारते थे, फिर मतलब मेंटली प्रेशर स्ट्रेस करते थे, फिर ऐसे मारते थे रोज़ कि ये विशाल नहीं था। इस दौरान जो है किसी को कोई चोट लगी हो आपको, या खाना पीना भी आपका बंद कर दिया हो? पानी? मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, इतना प्रेशर हो गया था, इतना मैं पेट में दर्द और वोमिटिंग आ रही थी रोज़, बीमार हो गया था मैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था मैं। तो इन दोनों लड़कों की गवाही आपने देखी। ये बता रहे हैं कि 13-14 दिन इन्हें क्राइम ब्रांच ने अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद इन पर दबाव डाला कि वो विशाल जंगोत्रा को इसमें फंसाएं। हमने आपको इस मामले में अब तक 2 बड़ी गवाहियां दिखाई हैं, 2 बड़े गवाह दिखाए हैं। ये दोनों गवाह ये बात मान रहे हैं कि विशाल जंगोत्रा उनके साथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर में परीक्षा दे रहा था। इस दौरान जो परीक्षा चल रही थी उसने सारी परीक्षाएं दी हैं। इस मामले में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गवाह है साहिल शर्मा। साहिल शर्मा की गवाही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साहिल शर्मा और विशाल जंगोत्रा एक ही कमरे में रहते थे, इसलिए इसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। साहिल शर्मा ने भी 31 मार्च 2018 को सीआरपीसी की धारा 164A के तहत मजिस्ट्रेट के सामने यानी जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। जज के सामने दिए अपने बयान में 6 जनवरी 2018 को साहिल शर्मा विशाल जंगोत्रा के साथ ट्रेन से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ था। 7 जनवरी 2018 को सुबह 11 बजे साहिल शर्मा और विशाल जंगोत्रा मीरापुर पहुंचे। 9 जनवरी 2018 को विशाल जंगोत्रा के साथ साहिल शर्मा ने मुजफ्फरनगर के खतौली में के जैन कॉलेज में परीक्षा दी और 11 जनवरी और 12 जनवरी को विशाल जंगोत्रा ने परीक्षा दी। इसके बाद 13 जनवरी 2018 को लोहड़ी की छुट्टी थी और 14 जनवरी 2018 को भी छुट्टी थी, शायद उस दिन मकर संक्रांति था। इसके बाद 15 जनवरी को सभी ने एक साथ परीक्षा दी। साहिल शर्मा ने भी क्राइम ब्रांच द्वारा मारपीट किए जाने की बात मजिस्ट्रेट के सामने कही है। मीरापुर के जिस कमरे में विशाल अपने दोस्तों के साथ रहता था उसी का एक और रूममेट जो है साहिल मेरे साथ है, इस समय हमारे साथ है। साहिल, ये बताइए कि 10 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक विशाल आप चारों दोस्त जो है इकट्ठे उस घर में रहते थे? हाँ सर, हम सभी एक साथ इकट्ठे उसी कमरे में रहते थे। नीरज और सचिन हमारे पास वाले कमरे में रहते थे, मैं और विशाल एक कमरे में रहते थे, तुषार भी हमारे साथ ही था। विशाल आपके कमरे में रहता था, कमरा शेयर करते थे आप विशाल के साथ, तो क्या इस दौरान विशाल वहाँ से गायब होके क्या जम्मू आया? नहीं सर, नहीं आया वो। उसने 9 जनवरी से लेके और 10 फरवरी तक हमारे साथ ही सभी परीक्षाएं दी थी। आपके इम्तिहान वहाँ पे चल रहे थे, क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ आप करते रहे इतने दिन? जब इम्तिहान ख़त्म होता था कहाँ जाते थे, क्या था? सर हम शुरू पेपर चल रहे थे हमारे, और हम पढ़ाई भी करते थे थोड़ी समय से, और पास में मंदिर था, हम वहाँ चले जाते थे, और सड़कों पे चले जाते थे घूमने के लिए, ऐसे टहलने के लिए, शाम को थोड़ा सा सैर करने के लिए, छत पे चले जाते थे बैठने के लिए। सर्दियों के दिन थे, धूप के लिए चले जाते थे छत पे। क्या विशाल कोई ऐसी बात आपसे कहता था कि उसको घर से फ़ोन आया या उसने घर पे जाना है, या कोई ऐसा उसको वहाँ से कोई ऐसा फ़ोन आया है? नहीं सर, ऐसी उसने हमसे कोई बात नहीं की, हमें वो ऐसा कुछ नहीं बताता था, ना ही ऐसा कुछ हुआ। आप लोग कब फिर वापस आए वहाँ से मीरापुर से?
सर मैं नीरज और सचिन 10 फरवरी को पेपर दे के आ गए थे। प्रैक्टिकल ख़त्म हुए तो उसी वक्त हम तीनों आ गए थे और विशाल वहीं पे था। विशाल क्यों नहीं वापस आया? विशाल ने कुछ कहा आपको, क्यों नहीं जा रहा वो? नहीं सर, उसने कहा कुछ नहीं और बोलता कि मैंने लेट आना है, थोड़ी आप जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके आके क्या हुआ? कब आपको क्राइम ब्रांच वाले क्यों आपको उठा के ले गए? क्या उन्होंने कहा आपसे? क्या हुआ? किस तरह से उनसे आपसे बातचीत हुई? सर उसके बाद महीना 1.5 महीना तो हमने ठीक निकला। फिर 17 शायद 18 जनवरी को उन्होंने विशाल को उठाया वहाँ से। तो पहले 19 तारीख को सचिन को उन्होंने बुलाया कि तेरे से पूछताछ करनी है, फ़ोन करके उसको बुलाया। फिर 20 तारीख के बाद मुझे और नीरज को बुलाया। तो सर 20 तारीख से हमें पूछताछ करने के लिए वो डेली बुलाते रहे, 1-2 दिन बीच में। कौन से महीने की 20 तारीख की आप बात कर रहे हैं? 20 मार्च सर, 20 मार्च से हमें 20 मार्च को उन्होंने पहले दिन बुलाया। तो सर हमने सोचा कि हम सच बताएंगे, सभी सच ही बोलेंगे। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हमने उनको बताया जो भी था कि विशाल हमारे साथ ही था, लेकिन वो नहीं माने। फिर वो हमें परेड कॉलेज ले गए, परेड पुलिस स्टेशन ले गए। तो वहाँ उन्होंने हमें पीटा। सर हम बहुत बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं था, वो हमारे साथ ही था, वो हमारे साथ, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हमें पीटा और पीट के हमसे अपने बयान लिखवाए और हमसे बयान पे सिग्नेचर भी करवाए। क्या बयान क्या लिखवाए उन्होंने आपसे? यही कि विशाल उस दौरान हमारे साथ परीक्षा नहीं दे रहा था। आपने लिख दिया उनके कहने के ऊपर? हाँ सर, वो हमें पीटते थे। क्या किस तरह से वो टार्चर करते थे आप लोगों को? सर हमें ऐसे धमकाते भी थे, हमें पीटते थे, पट्टे से पीटते थे, हमारे हाथ पैरों पे मारते थे। फिर जो है आपको उनकी जो पिटाई के बाद आपने उनकी मर्जी से बयान दिए, फिर उसके बाद आपने बयान बदले क्यों कोर्ट में जाके? सर हमें ऐसे लगा कि हमने गलत बोल रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, वैसे हम भी आगे जाके शायद फंस सकते हैं। तो हमें सच बोलना चाहिए, जो भी सच बात है सच ही बोलना है। तो हमने सच बोल दिया सर के सामने। जो अभी इस समय अदालत में बयान है, जो आपने अदालत में बयान दिए, क्या वो आपने किसी दबाव में दिए या अपनी मर्जी से दिए? सर, जो सच था वो बोला? अपनी मर्जी से जो सच था सर वही बोला है हमने। तो कितना पुलिस के डर से आपको कितना दहशत कितनी है पुलिस की? सर हमें बहुत डर था। हमें ऐसे जब भी फ़ोन आता था घर में तो ऐसा लगता था कि अभी वो बुला लेंगे, अभी वो बुला लेंगे। बार बार हमें फ़ोन करके सर बुलाते रहते थे। अभी कल परसों ही उन्होंने हमें सम्मन भेजे थे कि आओ फिर से, आप बयान होने के बाद भी फिर से भेजे थे उन्होंने हमें सम्मन। अब दावे से कह सकते हो कि आप चारों दोस्त जो है इकट्ठे वहाँ पे रहते थे, कहीं पे बाहर नहीं गए? हाँ सर, हम सभी विशाल सर हम वहीं इकट्ठे भी रहते थे सर। एक वीडियो भी था हमारे पास 15 तारीख का, उसे कल मैंने देखा चैनल पे। तो वही वो वीडियो हम बोलते भी थे कि सर निकलवाओ, लेकिन वो नहीं। उस वीडियो में आप सारे लोग उस वीडियो में? हाँ सर, हम चारों हैं। मेरा फेस नहीं दिख रहा पर मैं उस तरफ, मेरी वाइट शर्ट वाला मैं ही खड़ा हूँ और नीरज, सचिन और विशाल वहीं पे खड़े हैं। विशाल ने उसमें से पैसे निकलवाए कुछ अकाउंट में से? 1000 रुपया। हाँ हाँ सर। तो कुछ पैसे उसने आपको दिए उसमें? हाँ सर, 500 सर उसने मुझसे उधार लिए थे तो उसने दे दिए, 500 रुपया दिया था। आप क्या चाहते हैं कि इंसाफ? सर हम चाहते हैं इंसाफ हो, CBI की इंक्वायरी हो, जो भी गुनहगार है वो पकड़ा जाए और जो बेकसूर है वो छूट जाए। अब आपको इस पूरे केस का एक और बहुत बड़ा विरोधाभास बताते हैं। कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में लिखा हुआ है कि विशाल जंगोत्रा की अटेंडेंस और बाकी सारी चीजें मैनेज करने के लिए उसके पिता सांझीराम ने अच्छी खासी रिश्वत दी, अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। चार्जशीट के मुताबिक यह रिश्वत उस कॉलेज के अधिकारियों को दी गई जहां विशाल पढ़ता था और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी रिश्वत देकर मैनेज किया गया। शायद इसलिए कि वो कह दें कि विशाल जंगोत्रा उस दौरान परीक्षा दे रहा था। लेकिन जब आप विशाल जंगोत्रा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने पैसे थे। इस दौरान एक समय ऐसा भी था जब उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 75 रुपए थे, जिसके बाद इस अकाउंट में कठुआ से 3000 रुपए डाले गए। उसके परिवार के मुताबिक उसके पिता ने 3000 रुपए डाले और फिर अगले दिन विशाल जंगोत्रा ने उन 3000 में से 1000 रुपए निकाले थे, जिसमें से 500 रुपए उसने अपने इस दोस्त को दे दिए थे, जो अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि 1000 में से 500 रुपए उसने लिए क्योंकि विशाल ने उससे उधार लिया था। चार्जशीट क्या कह रही है आप देखिए। चार्जशीट में लिखा है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन
It transpired that accused Vishal Jangotra, who is a student of BSc Agriculture at Akanksha College, Mirapur, UP, and actively took part in the rape and murder of the victim, has tried to create an alibi by resorting to manipulation of records and creation of false evidence. यानी उसने false evidence create करने की कोशिश की है, records को manipulate किया है, छेड़छाड़ की है, with the connivance and assistance of his father सांझीराम and one किशोर. फिर नाम लिखे हैं किस किस के साथ, जिसमें उन्होंने आरपी सिंह, चेयरमैन आकांक्षा कॉलेज मीरापुर जिसमें वो पढ़ता है, उसके चेयरमैन का नाम लिखा है कॉलेज के. Some other employees of Chaudhary Charan Singh University, who, as per the inputs received during investigation, have received huge amount as kickback from the accused Sanjiram. This aspect needs further investigation as records are to be collected from concerned college university, and in respect of some documents, expert opinion from FSL is awaited. इसमें चार्जशीट में जो लिखा है उसका मतलब यह है कि इस लड़के के पिता ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, उनको अपने पक्ष में बदलने की कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, लोगों को रिश्वत दी है. यह पढ़ के ऐसा लगता है कि विशाल के परिवार या उसके पिता के पास अच्छा खासा पैसा रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए ताकि रिकॉर्ड्स को झुठलाया जा सके. लेकिन अगर आप उस बैंक अकाउंट को देखेंगे जिसको विशाल ऑपरेट कर रहा था, तो एक समय में जब 12 तारीख को विशाल ने इसको ऑपरेट किया तो उसमें सिर्फ 72 रुपए थे, और फिर अगले दिन उसमें 3000 रुपए डाले गए, और फिर 3000 में से 15 तारीख को जब विशाल दोबारा गया तो उसने 1000 रुपए निकाले, जिसमें से 500 रुपए उसने अपने दोस्त को दे दिए, जिससे उसने 500 रुपए उधार लिए थे. इस अकाउंट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का या ऐसे परिवार का अकाउंट होगा जिसमें अच्छा खासा पैसा हो. हमने 3 दिनों के दौरान अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस बात का खास ख्याल रखा कि हम हर पहलू का अध्ययन बारीकी से करें और हर पक्ष की दलीलें सुनें, और आज भी हमने वैसा ही किया. हमारे संवाददाता ने विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले छात्रों को 15 जनवरी और 12 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उनसे ये पूछा कि क्या वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो विशाल ही है, क्या वो उसको पहचानते हैं. और उनका जवाब सुनने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई. पिछले 3 दिनों से हम लगातार एक बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो मकसद है 8 वर्ष की बच्ची को सही इंसाफ दिलाना. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जांच में छेड़छाड़ या खामियों की वजह से किसी निर्दोष को फांसी के तख्ते पर न लटका दिया जाए. फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दोषी को हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए. आप एक बात सोचिए, उस बच्ची के बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सजा मिल जाए जिसने ये काम किया ही ना हो, और इस दौरान जिस व्यक्ति ने यह जघन्य अपराध किया है वो व्यक्ति छूट जाए, असली व्यक्ति तक पुलिस ना पहुंचे, तो ये उस बच्ची के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी. यहां हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, हम किसी अपराधी को नहीं बचा रहे हैं. हम सिर्फ ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, हम किसी अपराधी को नहीं बचा रहे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस मामले में अब तक जो जांच हुई है वो खामियों से भरी हुई है, और अब नए सबूत सामने आने के बाद इसकी जांच नए सिरे से होनी चाहिए, नई एजेंसी को करनी चाहिए. इस जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, तभी कठुआ का पूरा सच आप सबके सामने, देश के सामने आएगा. ये वीडियो कश्मीर क्राइम ब्रांच की इस चार्जशीट पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा. ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर के एक एटीएम का है. ये एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और ये सीसीटीवी फुटेज 15 जनवरी 2018 का है, उसी दिन जिस दिन बच्ची की लाश को ठिकाने लगाया गया.
कि जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अब हम आपको 3 ऐसे वीडियो दिखाना चाहते हैं जो क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में लिखी बातों पर जबरदस्त शक पैदा करते हैं। ये वीडियो मुजफ्फरनगर के मीरापुर के कॉरपोरेशन बैंक के एक एटीएम के बाहर का है। तारीख है 12 जनवरी 2018 और वक्त है दोपहर के 3:47 और 18 सेकंड। 3:47 और 24 सेकंड पर विशाल जंगोत्रा एटीएम के अंदर दाखिल होता है। पैसे निकालने की कोशिश की, पैसे नहीं निकले और अब वो वापस जा रहा है। समय है 3:47। ठीक 3:48 और 11 सेकंड पर विशाल जंगोत्रा इस एटीएम से बाहर निकला और वहां पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जी न्यूज ने कठवा केस का अनदेखा सच दिखाया। देश ने देखा, देश ने सुना और देश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और अब स्थिति ऐसी बन गई है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी है। अरे बड़ा स्पष्ट कर दिया। जी न्यूज को मुबारकबाद देने का प्रयास करना चाहता हूं। जी न्यूज ने जम्मू की लाज रख ली है। जो जी न्यूज ने करके दिखाया है वो जांच एजेंसियां भी नहीं कर पाई हैं। जी न्यूज का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो सच्चाई है वो सामने लाने का प्रयास किया है। हम सबसे पहले जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सच्चाई पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चैनल दिखा रहे हैं। कल अब केवल पे सुबह सभी चैनल चले थे, कल डीएनए चला, जी न्यूज़ सुबह रिपीट होना था। तो इन्होंने पर्टिकुलर पूरे जम्मू में, खासतौर हमारे कठुआ में केबल तार वालों ने जी न्यूज़ का चैनल ही गायब कर दिया। उसमें सभी बाकी चैनल सभी आ रहे थे और एक डेढ़ घंटे के लिए इन्होंने जी न्यूज़ का चैनल ही खत्म कर दिया। इसलिए हम आगाह करते हैं कि जी न्यूज़ का चैनल कंटिन्यूस रहना चाहिए। कठवा से लेकर मुजफ्फरनगर के मीरापुर तक हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के दौरान जो सबूत मिले वो सीधे सीधे कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। 12 जनवरी और 15 जनवरी को विशाल जंगोत्रा की कठवा में मौजूद रहने की जो थियरी कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में थी वो जी न्यूज के हाथ लगे सबूतों के सामने गलत साबित हो रही है। जी न्यूज ने जो सबूत हासिल किए उनके आधार पर विशाल जंगोत्रा के परिवार ने भी दोनों ही फुटेज में उसकी मौजूदगी की पुष्टि की और यही बात बैंक स्टेटमेंट से भी साबित होती है कि 12 और 15 जनवरी को विशाल कठवा में नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद था। ये वीडियो जो है, इस वीडियो को पहचान सकते हैं आप? इस वीडियो सर, इसमें मेरा भाई है। सर, हमें पहले ही यकीन था लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था। आज प्रूफ है। पक्का विशाल? हाँ, वो देखिए चेन भी दिख रही है इसकी, देखिए इसमें पक्का इसका ही पजामा भी हमने लेके दिया हुआ इसको। हमने 12 जनवरी की कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम वाली फुटेज और 15 जनवरी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम वाली फुटेज विशाल जंगोत्रा के दोस्तों को भी दिखाई। हम ये जानना चाहते थे कि क्या उसके दोस्त 15 जनवरी की फुटेज में अपनी पहचान और 12 जनवरी की फुटेज में विशाल जंगोत्रा की पहचान कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने जी न्यूज के हाथ लगे सबूत देखे, सारी बातें एक एक करके स्पष्ट होती चली गई। नीरज, हमारे पास जो है एक फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है। क्या आप इस सीसीटीवी फुटेज को पहचान सकते हैं? इसमें कौन कौन है? इस सीसीटीवी फुटेज में पहचान सकते हो आप? हाथ रख के बता सकते हो इसमें कौन कौन है? सर ये मैं हूँ, ये मैं पैसे निकाल रहा, ये वाला। जी मैं हूँ सर। लाश टी शर्ट ये मैं क्या पहनी है? क्या पहनी सर? सच्ची मैंने। और आपके साथ जो है कौन है इसमें? विशाल। पीछे विशाल, ये साहिल और ये मैं। ये साहिल, ये वाला, ये साहिल है, ये मैं हूँ, ये मैं आ रहा हूँ। ये सर मैं पैसे निकाल रहा हूँ इधर। ये नीरज सर ये मैं पैसे निकाल रहा हूँ। वो विशाल पीछे खड़ा हुआ। ये विशाल है। ये सर ये मैं हूँ और ये सचिन, ये साहिल। मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ, दोबारा आप इसको चेक करके दिखाइए, बताइए। बताइए इसमें आप कौन कौन है? सर ये मैं हूँ, ये सचिन और विशाल और ये साहिल। ये टोपी किसने पहनी हुई है? सर मैंने पहनी है। सर ये मैंने पहनी है। सचिन ने टोपी पहनी है।
ये इसमें एक बार फिर बता दीजिए कि आप इसमें कौन कौन है इसमें? सर ये मैं हूँ, सर नीरज, सचिन, विशाल और साहिल। चारों दोस्त आप इस वीडियो में हो? जी सर। जी सर। कोई याद है आप वहाँ पे एटीएम में किस तारीख को गए थे निकलवाने के लिए? हालांकि हमारे पास डेट है, ये 15 तारीख की है। 15 पेपर था हमारे सर। पेपर जब पेपर हुआ तो हम शाम को पैसे निकालने आए थे। सर विशाल ने इससे पैसे उधार लिए थे साहिल से, 500 रुपया उससे दिया था इसने। सर जी नीरज, जी मैं हूँ, ये साहिल, ये विशाल पीछे। बताएं इसमें कौन कौन लोग हैं? आप कब से क्या क्या उस दिन क्या था और क्या क्यों आप पहुँचे वहाँ पे एटीएम में? कौन कौन साथ था? सर मैं, सचिन और विशाल और साहिल। बताएं इसमें कौन कौन थे? सर ये नीरज, मैं हूँ, सचिन, साहिल और पीछे विशाल खड़ा हुआ है, वो चेन वाला। इसके बाद हमने विशाल के दोस्तों को 12 जनवरी के कॉर्पोरेशन बैंक के एटीएम वाली फुटेज दिखाई और विशाल के परिवार की ही तरह उन्होंने भी उसे एक झटके में पहचान लिया। कहीं इसमें विशाल है? सर ये इधर गया विशाल, वापिस मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो ये गया विशाल, ये विशाल गया, विशाल गया, ये गया। दोबारा आप उसको देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। सही गया। ये यार है, ये यार है विशाल, ये यार गले में चैन से खाना खाने जा रहे थे। ये खाना खाने जा रहे थे? तो ये भी कोई बैंक था वहाँ पे? जी सर, कॉर्पोरेशन बैंक। एटीएम है इसके, बैंक के साथ एटीएम। ये भी सेम ही है, देखिए इसके साथ पीएन। सर ये यार विशाल वापस, विशाल यार, ये यार विशाल, सही है यार विशाल, सामने दिख रहा है। सभी सब दावे से कह सकते हो? दावे से कह रहे हैं सर। विशाल के साथियों ने, विशाल के दोस्तों ने, विशाल के रूममेट्स का भी ये कहना है कि ये जो दूसरा वीडियो हमारे पास है इसमें भी विशाल ही था। विशाल जो है कॉर्पोरेशन बैंक के एटीएम के पास जो है वहाँ गया था कि एटीएम से पैसे निकलवाने गया था और वहीं पे विशाल और उसके दोस्त जो हैं खाना खाने के लिए भी जाते थे। अब ये जांच का विषय है कि विशाल अगर वहाँ पे था, अपने दोस्तों के साथ था, तो क्राइम ब्रांच जो है उसको कहीं ना कहीं जांच में गलती लगी है। ये तो दो अलग अलग तारीखों के एटीएम की फुटेज की बात हुई। अब आपको विशाल के दोस्त सचिन का वो जवाब भी सुनाते हैं जो उसने मुजफ्फरनगर में विशाल की मौजूदगी को लेकर हमसे कहा है। ये वाले दिन मकान मालिक के साथ हमने लोहड़ी मनाई थी। उसने खुद कहा कि विशाल हमारे साथ आया 13-14 को। वो कैसे कह रहे हैं? फिर मकान मालिक जो है ना, जो उसकी हमारे जिसका हम रेंट रहते थे, सुमन शर्मा, उसका बर्थडे था सर। उसने 14 जनवरी को, उसने हमें 14 जनवरी उसका बर्थडे था। विशाल ने खुद कहा था कि आप हमें कुछ पार्टी दोगे। वो कहते कि मैं पार्टी वोटी नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दे दूँगी खाने के लिए। फिर उन्होंने मूंगफली, रेवड़ी वो हमें दिया था खाने के लिए। हमें ये भी याद है सर। 16 को उनका बर्थडे था, उनकी बेटी का, वो वहीं पे था सर। फ़ोटो है हमारे पास उनकी, वो वहीं पे था। वो कहते हैं कि विशाल वहाँ पे आया था, वो सर नहीं आया था। जी न्यूज से बातचीत के दौरान विशाल जंगोत्रा की मकान मालकिन सुमन शर्मा भी इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि उनके जन्मदिन वाले दिन विशाल मुजफ्फरनगर में ही था। आपको ये तारीख याद कैसे है? मैं बताऊंगी कि मैं जिन में बैठे थे, मैं पूजा करके रोज पानी देने जाती हूँ जल भगवान जी को। तो ये तीनों बैठे थे। इन्होंने कहा आंटी आज तो आप क्या कर रही हो? मैं कहा क्यों बेटे क्या हुआ? कहने लगे कि आज लोहड़ी का दिन है, हम लोग तो मूंगफली और पतासे वगैरह खाते हैं, हमारे इधर होता है रेवड़ी का त्योहार। हमने कहा भाई हम तो ब्राह्मण है, हम लोहड़ी नहीं मनाते। तो कहने लगे, मैंने कहा भाई तुम्हें लोहड़ी का त्यौहार मनाना तो पास में मंदिर है, राम मंदिर चले जाओ, वहाँ जाके आप ये काम कर सकते हो। और कल खिलाऊंगी मैं तुम्हें रेवड़ी, कल मेरा जन्मदिन है। फिर मैं अगले दिन सुबह ही गई, तो फिर मेरा जन्मदिन था। तो मैंने विशाल से क्या तारीख थी? 14 तारीख, 14 मकर संक्रांति जनवरी। हाँ जी। मैं सुबह ही गई पानी देने जल को, तो ये फिर सब उठ के आए, पेस्ट कर रहे थे। कह रहे आंटी हैप्पी बर्थडे, आज आपका जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ भाई है। आंटी आज तो आप दावत दे रही हो, तो हम खाना ना बनाए? मैं कहा नहीं भाई, मैं तो जन्मदिन मनाती ही नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा ना भैया, मैं तो वैसे ही आपको जो खिलाना होगा ले आओगे। तो मैं थाली में फिर इनके लिए रेवड़ी और मूंगफली लेके गई और सारे बच्चों को अपने हाथ से दे के आई। तो इन्होंने, विशाल ने कहा कि गिफ्ट भी तो देना है आंटी को। फिर उन्होंने छत में धूप पे चले गए, तो इन्होंने, विशाल ने अपनी चैन निकाल के मुझे दे दी।
वो चैन चांदी की विशाल आज भी गले में पहन रहा है। जब पुलिस आई थी तब उसके गले में पड़ी हुई थी। अब पड़ी हुई थी। हाँ, पड़ी हुई थी। 5 तोले की चैन है उसके गले में। वो अच्छा, एक फोटो आपने हमें दिखाया, वो फोटो कब का है और क्या तारीख है और क्या मौका था? 16 जनवरी को मेरी पोती का जन्मदिन होता है। उस दिन मैंने सभी को दावत दी थी। जो मेरे घर में बच्चे थे, जितने भी किराएदार थे, सबसे कहा भी आज तुम्हारा खाना है क्योंकि बच्चों का जन्मदिन है। तो मेरी बेटी के जो बच्चे गए थे, बच्चे भी आए हुए थे और वो लोग भी मेरे घर में आए हुए थे केक के टाइम शाम को। तथ्यों और सबूतों के आधार पर हमने कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में छिपी खामियों को उजागर करने की कोशिश की है, क्योंकि मामला सिर्फ 8 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के बाद उसे इंसाफ दिलाने का नहीं है, बल्कि गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश में किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, सीबीआई जांच की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सांझी राम और उनके बेटे विशाल के बिहाफ पे हम ही ने वहाँ पे इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके ट्रायल जो स्टे हुआ उसमें ये प्रोग्रेस हुई थी। अब 7 तारीख को फिर सुनवाई के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। एविडेंस के तौर पे आपकी जो वीडियो फुटेज है इसे भी संलग्न किया जाएगा उसके साथ। और मैं आपको ये कह दूं, बहुत दिनों से ये चर्चा थी और एक्सपर्ट्स और डिफेंस स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स उनके साथ भी बातचीत करके एक केवल इसको क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के वाइडर डायमेंशन में देख के क्लियरली ये सब कंक्लूजन्स पे आए थे कि लड़की को तो मोहरा बनाया गया है, बच्ची को, और ये लोग भी मोहरे हैं। और जिस तरीके से आपने इन्हें एक्सपोज किया है पूरे देश में, बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं फिर आपको एक बार बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने परत दर परत अपने पार्ट 2 में भी चीज़ों को सामने लाया है और चालान में भी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर सामने आएंगी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक अलग ही डायमेंशन सामने आएगी। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ अपना काम करने के लिए। इस पूरे मामले पर जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने कठवा रेप और हत्या केस के कई लूपहोल्स का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद सीबीआई जांच की मांग और भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की धरती माता वैष्णो देवी की धरती है। यहाँ नित्य प्रति घर में कंजकें पूजी जाती हैं। ये जो हमारी बेटियां हैं, हमारी कंजकें हैं। जो घटना हुई जम्मू कश्मीर में, इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। अब जो मामला है सब जुडिस से सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमें अपनी माननीय न्यायालय पर विश्वास है और ख़ास करके इस सारे माहौल को कुछ लोग ख़राब करना चाहते हैं। उसमें जो निर्दोष हैं उनको भी इस तरह का ना हो कि वो हम अपनी गलतियों से पछताएं, दोषी को पूरा दंड मिले, इस प्रकार की एक सोच लेकर के हमें चलना होगा। न्यूज़ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो सच्चाई है वो सामने लाने का प्रयास किया है, लेकिन माननीय न्यायालय के पक्ष में है, उसमें सभी एजेंसीज जो भी है काम कर रही हैं उस पर विचार किया जाएगा। मुझे लगता है कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से खास करके इस कंजक को इंसाफ मिलेगा। ऐसा अगर सीबीआई इंक्वायरी के लिए न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो सरकार वो सभी को मानने हैं। उसमें क्या हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट का जो बात कहती है उसके लिए वो हमारे लिए मान्य है, उसको माना भी जाएगा। ये तो समय बताएगा। एक लड़का 2 जगह कैसे हो सकता है? वही लड़का 12 से 15 तक यहाँ भी है। इसका मतलब क्राइम ब्रांच ने जो इंक्वायरी करी है उसके अंदर कुछ खामियां रह गई हैं और क्राइम ब्रांच के अंदर पीछे बैठे हुए कुछ लोग सरकार के अंदर, मैं कह रहा हूँ, और डोगरों को अपमानित करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ चैनल आगे चल रहा है, क्राइम ब्रांच पीछे चल रहा है। बच्ची, बार बार कहना चाहता हूँ, 8 साल की बच्ची जिसको इंसाफ चाहिए, महबूबा मुफ्ती जी कहती है पक्का इंसाफ मिलेगा। अरे क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, इंसाफ कैसे मिलेगा? अरे तथ्य सामने ला करके जो क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट थी, जो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ था डोगरों के ऊपर, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करा चैनलों के माध्यम से। और जैसा कि चैनल दिखा रहे हैं, जी न्यूज़ दिखा रहा है, उसके बाद क्राइम ब्रांच का मुंह बंद हो गया है। क्या इंक्वायरी की दोबारा मांग करते हैं? आप कहते हैं कि इंक्वायरी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ जी, प्रधानमंत्री जी, आप इस केस को हाथ में लीजिए। आपने भी कहा था कि बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं बच्ची के लिए 8 साल की बच्ची करा रही है, उसकी आत्मा ऊपर से बार बार पुकार रही है, मुझे इंसाफ दो। ये जो लोग पकड़े हुए हैं इस पर प्रश्न चिन्ह है। जो सही मानों में लोग हैं बाहर घूम रहे हैं, और जो बाहर घूम रहे हैं इंसाफ कैसे मिलेगा? और अगर इंसाफ नहीं मिला तो जम्मू के ऊपर एक कलंक लग जाएगा। एक बहुत बड़ा सबक है, मैं समझता हूँ, न केवल जम्मू कश्मीर सरकार के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए, कि उनकी जांच एजेंसियां किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकती हैं और जस्टिस को डिनाई कर सकती हैं। जो विशाल, जिसके खिलाफ चार्जशीट में जिसका जिक्र किया गया है और जिसको दोषी करार दिया गया है, जी न्यूज़ ने फुटेज के साथ ये बता दिया कि उस दिन
विशाल जो है वो यहाँ जम्मू में था ही नहीं, मुजफ्फरनगर और यूपी में उसकी फुटेज जो है वो सामने आई है। और बहुत बड़े सवालिया निशान जो हैं इस जांच के ऊपर जो हैं वो लगे हुए हैं। और शुरुआत से ही जिस तरीके से जी न्यूज़ ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सबूत दिया है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं उनको। सच्चाई सामने आनी चाहिए। यहाँ कोई भी ये नहीं कहता है कि आप दोषियों के साथ किसी भी किस्म की रियायत बरतिए। सब यही कहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, बल्कि डेथ पेनल्टी तक यहाँ के लोगों ने कहा है कि उनको मिलनी चाहिए। और इसी बात को लेकर उन्होंने सीबीआई प्रोब की मांग की, एनआईए द्वारा प्रोब की मांग की, और ये कहा गया था कि क्राइम ब्रांच के प्रोब में बहुत सारी खामियां हैं। इन सब बातों का खुलासा जी न्यूज़ ने पहले भी किया था और तथ्यों को सामने लाया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सरकार यहाँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, आंखें मूंदे हुए है और जोर ज़बरदस्ती यहाँ की जा रही है कि वो अपनी मर्जी से प्रोब करवाएंगे, अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस्तेमाल करेंगे। और उनकी डिक्टेशन के ऊपर जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, इससे पूरे जम्मू खित्ता के लोग आहत हैं। और अब पैगाम जो है पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है कि किस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई क्राइम ब्रांच द्वारा, और जो है सच्चाई को छुपाने की कोशिश जो की जा रही है। इसके लिए क्राइम ब्रांच को, रियासती सरकार को जवाब देना होगा। भारत सरकार क्यों चुप है? जी न्यूज़ को इस केस में जो सबूत मिले हैं उन्हें देखकर यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। हमें लगता है कि अगर इन तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस मामले की और गहराई से जांच की जाए तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कई बार जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, कई बार अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पर जो आप देखते हैं और पढ़ते हैं, वो ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दूर होता है। ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। इस समय हम आपको सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी जम्मू से। और जम्मू से हमारे संवाददाता राजू केरनी इस समय हमारे साथ हैं। राजू ने ही इन तीनों छात्रों से आज बात की है जिन्होंने पूरे देश के सामने अपनी गवाही दी है। राजू, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, गवाही पूरे देश ने सुन ली, लेकिन उस गवाही में इन लड़कों ने कुछ पुलिस अफसरों के नाम लिए, क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स के नाम वो ले रहे थे। ये लोग कौन हैं और ये क्या वजह हो सकती है कि ये सारे क्राइम ब्रांच के जो अफसर हैं जिनके नाम लिए गए थे, जो हम जानना चाहेंगे आपसे, ये क्यों इन लड़कों पर ये दबाव डालने के लिए तुले हुए थे कि ये इस बात को मान जाएं कि मोबाइल फ़ोन इनके पास थे और इन्हें यह भी कहा गया कि वो उसके जाली सिग्नेचर हस्ताक्षर करें। जी सुधीर जी, सबसे पहले ये चीज़ जो आपने ये पूछी, ये क्यों ऐसा कह रहे थे, ये तो यही ऑफिसर जवाब दे सकते हैं जिनके नाम जो है यहाँ पे इन बच्चों ने लिए कि इन लोगों ने कहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हमने जो है इसमें जो है मेन जो जिनका नाम लिया गया, एक महिला पुलिस अधिकारी जो है DYSP का नाम लिया गया। हम उनके जब वो सभी चैनल्स को अपनी जो है बहादुरी के किस्से सुना रहे थे, क्राइम ब्रांच की जो चार्जशीट के किस्से सुना रहे थे, तो हमने भी जब उनसे कहा कि हम अपने तरीके से जो हमने तब तक एक स्टोरी एयर कर दी थी, उसके बाद हमने कहा कि हम भी कुछ जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं हम इनसे बात कर लेते हैं। तो हम काफ़ी देर तक उनके घर के बाहर खड़े रहे, चैनल्स के कुछ और चैनल्स के लोग आते रहे जाते रहे, ये उनको इंटरव्यू देती रही। लेकिन जब हमने लास्ट में कहा कि अब काफ़ी देर हो गई है, हम भी खड़े हुए हैं, तो वो बाहर आई अपने भाई के साथ थी और उन्होंने जो कहा कि नहीं, मेरे पास मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने इस तरीके से हमें जो है वो ठुकरा दिया। उसके बाद जब हम कल फिर इस मामले की जो है तहकीकात और आगे बढ़ा रहे थे, तो हमने जो रियासत के DGP साहब थे उनको हमने जो है SMS किया। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। फिर हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमें बता दीजिए जब आप दिल्ली से वापस आएंगे, हमें इस इशू पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपसे आप क्लैरिफिकेशन लेनी है। लेकिन उसके बाद जो है अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन जो सारी हालात हैं, जिस तरीके से पूरी जी की टीम ने जो है ये पूरी तहकीकात की है, उससे जो सारे
क्वेश्चन उठते हैं, उसके लिए पुलिस विभाग को कम से कम सामने आना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी पीठ थोपनी चाहिए कि हमने जो है चालान पेश कर दिया, हम आरोपियों को जो है उनको फांसी दिलवा देंगे, हम आरोपियों को सजा दिलवा देंगे। और आरोपी कौन है इस मामले में अभी तक किसी को कोई पता नहीं, कोई ऐसी बहस नहीं हो पा रही है। और सारी चीज़ों में जबकि पूरा जम्मू जो है ये मांग कर रहा है कि जो क्राइम ब्रांच है वो इस मामले की जांच करे। आज पूरा हिंदुस्तान जी न्यूज़ को देख के कह रहा है कि पूरा जो इलाका है कि इसकी जांच सही होनी चाहिए, कहीं पे गलती हुई है तो उसको क्राइम ब्रांच को मान लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, फिर से जांच कर लेनी चाहिए। तो फिर क्यों क्राइम ब्रांच जो है अभी तक मुंह छुपा रही है, क्यों जो है पुलिस अधिकारी नहीं सामने आ रहे? तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क जो है वो भी बनता है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि कई इलाकों में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जी न्यूज़ जो है पुंछ में बंद कर दिया गया, कल जो है कठुआ में बंद कर दिया गया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये अपने आप में जो है काफ़ी एक क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा करती हैं कि क्या सरकार नहीं चाहती, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि लोगों तक जो है सच पहुंचे। जी राजू, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जो तीनों लड़कों से जो बात की और ये गवाही देश तक पहुंचाई, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। जब आप इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरह की खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं तो परेशानियां तो सामने आती ही हैं। बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग आपको नापसंद करते हैं और आप अपने बहुत सारे दुश्मन भी बना लेते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब ये मामला पहली बार राष्ट्रीय मीडिया में आया तब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारों ने बिना सोचे समझे तुरंत बिना जांच किए 8 वर्ष की इस बच्ची की तस्वीर आप सबको दिखा दी, उसका नाम भी बता दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बच्ची की तस्वीर वायरल कर दी गई, इस बच्ची का नाम वायरल कर दिया गया। आज पूरा देश इस बच्ची को पहचानता भी है, उसका नाम भी जानता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका असर यह हुआ कि इस पूरे मामले को एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, इस पर राजनीति होने लगी। एक खास विचारधारा के लोगों ने इसे लेकर दुष्प्रचार किया और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी शुरू हो गई। हमारे ही देश के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये कहने लगे कि उन्हें शर्म आ रही है। बिना जांच पड़ताल किए उन्होंने बहुत सारी बातें की। बहुत सारे देशों के मीडिया में भी इस बारे में खबरें छापी गईं। दुनिया भर के मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताया गया कि भारत में ऐसा सब कुछ होता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस मामले पर चिंता जताई। यहां तक कि पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद ने भी पाकिस्तान से एक बयान जारी कर दिया जिसमें उसने अपने एजेंडे के हिसाब से भड़काऊ बातें कही। यानी इस मामले के बाद राजनीति की दुकान सज गई, मीडिया की दुकान सज गई, एनजीओज की दुकानें सज गई और बहुत सारे लोग जो छोटी राजनीति से अब बड़े नेता बनना चाहते हैं उनकी दुकानें सज गईं। बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बयानबाजी के लिए ये सबसे फिट केस था, टीवी पर आने के लिए सबसे फिट केस था। जब बिना किसी तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के इस तरह की घटनाएं सामने आई तो हमें ऐसा लगा कि हमें इस मामले की गहराई में जाना चाहिए। कुछ कारण तो जरूर है जो किसी के सामने आ नहीं रहा। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कठुआ की 8 वर्ष की बच्ची को इंसाफ मिलना जरूरी था। और यहां इंसाफ से हमारा मतलब ये भी है कि आप कल्पना कीजिए कि जिस अपराधी ने या जिन अपराधियों ने इस बच्ची की हत्या की, उसके साथ ऐसा सलूक किया, अगर वो अपराधी बच गए और उनकी जगह किसी और को अरेस्ट करके सजा दे दी जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसके बाद हमने 16 अप्रैल को ही कठुआ के रसाना गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू कर दी, जिससे इस मामले में कई नए पहलू सामने आए। अक्सर मीडिया के रिपोर्टर्स एक दिन के लिए वहां जाते हैं, अपनी रिपोर्ट पूरी करने के बाद वापस आ जाते हैं और फिर उसके बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन हम लगातार 15 से 20 दिनों तक हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स इसी रिपोर्ट पर, इसी जांच पर लगे रहे और इसके बाद भी हमने अपनी जांच जारी रखी। और हमें जिस तरह के सबूत मिले उनसे ऐसा लगता है कि इस चार्जशीट में झूठ की मिलावट है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि हम ना तो पुलिस हैं, ना सीबीआई हैं, ना हम कोई जासूस हैं और ना ही हमारे पास वो संवैधानिक शक्तियां हैं और वो अधिकार हैं जिनसे हम सारे आधिकारिक रिकॉर्ड्स को खंगाल सकें, उन्हें चेक कर सकें। एक न्यूज़ चैनल जितनी जांच कर सकता था, पूरी ईमानदारी के साथ, सही मंशा के साथ जितनी तहकीकात कर सकता था वो हमने की। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी अगली सुनवाई 7 मई 2018 को होगी और ये सुनवाई
देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने होगी। अब यह पूरा मामला न्यायपालिका, पुलिस के बड़े अधिकारियों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के सामने है। हमें लगता है इस मामले में कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर यकीन करना मुश्किल है और इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। यही आज हम आप सबसे कहना चाहेंगे।